जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। मतलब एक पल के लिए सोचे कि एक तरफ किसी राज्य में 2000 करोड़ रुपए की लागत से एक बेहद भव्य निर्माण हो रहा है। बड़े बड़े पत्थर तराशे जा रहे हैं, शानदार लाइटिंग लग रही होगी। बिल्कुल, और हर तरफ विकास का जश्न मनाया जा रहा है। और ठीक उसी समय ना, उसी राज्य के अंदर 5000 ऐसे सरकारी स्कूल मौजूद हैं जहां छात्रों की संख्या 0 है। बिल्कुल 0। बाप रे। तो आज हम इसी अजीबोगरीब सन्नाटे को डिकोड करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, आजकल हम किसी भी बड़े शहर को देख लें तो हर तरफ नई चमचमाती इमारतें बन रही हैं, चौड़ी सड़कें बिछ रही हैं। हाँ, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे पूरा देश फुल स्पीड में भविष्य की तरफ भाग रहा है। हर तरफ बस डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की ही चर्चा है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में ना, हम विकास की कहानी के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिस पर बहुत मोटी धूल जम चुकी है, जो कि बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। आज का विषय है भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक अनदेखा संकट और समाज की असली प्राथमिकताएं। हमारे सामने आज कुछ ऐसे आंखें खोल देने वाले रिसर्च और लेख हैं जो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां कर रहे हैं। हाँ, सच कहूं तो ये जो चमचमाती इमारतों वाली अत्यधिक आशावादिता है ना, इसे सुनकर मुझे हमेशा थोड़ी ईर्ष्या होती है। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब काश मैं भी दुनिया को इतने गुलाबी चश्मे से देख पाती। लेकिन यहाँ जो बात सच में हैरान करने वाली है वो ये है कि विकास सिर्फ ईंट और कांच की गगनचुंबी इमारतें खड़ी करने तक सीमित नहीं होता। सही बात है। अगर हम इन चमकती हुई चीजों से थोड़ा सा ध्यान हटाकर अपनी जमीनी हकीकत को जरा करीब से देखें ना, माइक्रोस्कोप लगाकर देखें, तो तस्वीर उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी बाहर से बड़े बड़े होर्डिंग्स पर नजर आती है। देखिए, मुझे पहले से ही पता था। मतलब अगर दुनिया की सबसे परफेक्ट और खूबसूरत चीज भी सामने लाके रख दी जाए तो भी यहाँ उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही ली जाएगी। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हर अच्छी चीज को रोस्ट करना और उसमें नुक्स निकालना एक आदत सी बन गई है। लेकिन आज मुझे पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन स्रोतों और आंकड़ों पर आज हम बात करने वाले हैं, उन्हें गहराई से पढ़ने के बाद मेरी खुद की आशावादिता बुरी तरह से हिल गई है। मैं समझ सकती हूँ। आज की ये चर्चा कोई हवाई बात नहीं होने वाली है। इसमें कड़वे सच भी हैं, गहरा विश्लेषण भी है और शायद स्थिति की विडंबना पर थोड़ा व्यंग्य भी। और देखिए, ये कड़वा सच जानना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि हम जिस विकास का इतनी जोर शोर से जश्न मना रहे हैं, उसकी असली नींव में क्या भरा जा रहा है, ये समझना हर जागरूक इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही। इमारत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, अगर नींव खोखली है तो एक न एक दिन उसे गिरना ही है। एकदम सही कहा। और इसी नींव वाले कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ना एक बहुत ही शानदार एनालॉजी दिमाग में आ रही है। बताइए। देखिए, शिक्षा कोई आम सेक्टर नहीं है। अगर हम ये मान लें कि हमारा पूरा देश एक बहुत ही आधुनिक और महंगा स्मार्टफोन है, ओके, तो ये जो नए अस्पताल बन रहे हैं, शानदार एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, ये सब उस फोन के बहुत ही बेहतरीन और उपयोगी एप्स हैं। दिलचस्प है। लेकिन शिक्षा उस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका ओएस है। क्या बात है। अब लॉजिक सी बात है ना कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही पुराना है, बार बार क्रैश हो रहा है, यह सालों से अपडेट ही नहीं हुआ है, हाँ, तो उसमें कितने भी महंगे और नए एप्स इंस्टॉल कर लिए जाएं, वो फोन कभी भी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, एनालॉजी तो बहुत ही जबरदस्त दी है। लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ असली समस्या क्या है, ये जानना और भी दिलचस्प है। हाँ, वो क्या है? समस्या ये है कि हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रीमियम वर्जन का पैसा ही नहीं खर्च करना चाहते। ओहो। मतलब हमारी चाहत ये है कि देश का फोन एकदम फास्ट चले, एकदम फ्लैगशिप फोन की तरह परफॉर्म करे। लेकिन हम उसे चलाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री वाले ट्रायल वर्जन पर। एकदम सही, फ्री ट्रायल वर्जन जिसमें हर 2 मिनट बाद विज्ञापन आते हैं। हाँ, आउच, ये तो सीधा निशाने पे लगा और बहुत ही कड़वा रोज था। लेकिन सच है ना? बिल्कुल, आंकड़ों के हिसाब से ये बात 100% सच है। हमारे जो स्रोत हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि शिक्षा कोई साधारण सुविधा नहीं है, बल्कि ये एक मल्टीप्लायर राइट है। हाँ, इसे समझना बहुत जरूरी है कि शिक्षा को फोर्स मल्टीप्लायर क्यों कहा जाता है। ये सिर्फ सुबह उठकर बस्ता टांगकर स्कूल जाने और वापस आ जाने तक सीमित नहीं है। तो फिर इसका असली असर कहाँ होता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो हम देखेंगे कि शिक्षा एक ऐसा अधिकार है जो समाज के बाकी सभी अधिकारों और सुविधाओं के असर को कई गुना बढ़ा देता है। मतलब कैसे? जरा उदाहरण से समझाइए। देखिए, अगर एक व्यक्ति सही मायनों में शिक्षित है तो वो अपने स्वास्थ्य और हाइजीन को लेकर बेहतर फैसले लेगा, हाँ, जिससे अस्पतालों पर बोझ कम होगा। बिल्कुल।
उसकी आर्थिक गतिशीलता यानी इकोनॉमिक मोबिलिटी बेहतर होगी, वो ज्यादा टैक्स भरेगा, सही बात है। समाज में समानता आएगी और राजनीतिक रूप से वो एक ज्यादा जिम्मेदार नागरिक बनेगा। मतलब शिक्षा बुनियादी तौर पर ये बदल देती है कि एक इंसान सोचता कैसे है। ये पीढ़ियों की गरीबी को एक झटके में खत्म करने का सबसे अचूक हथियार है। एकदम। लेकिन इसके बावजूद हमारे स्रोत के आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत अपनी कुल जीडीपी का केवल 4 से 4.5% के बीच ही शिक्षा पर खर्च कर रहा है। ओह, जबकि एक बहुत लंबे समय से, दशकों से ये वादा किया जा रहा है कि इस खर्च को बढ़ाकर जीडीपी के 6% तक ले जाया जाएगा। तो ये जो 6% के सुनहरे वादे और 4% की जमीनी असलियत के बीच का फासला है, ये सिर्फ कुछ कागजी पैसों का या दशमलव का अंतर तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये 2% का अंतर असल दुनिया में कैसा दिखता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। ये 2% का गैप असल में उन बच्चों का भविष्य है जो टपकती हुई छतों के नीचे पड़ने को मजबूर हैं। बाप रे। ये उन स्कूलों का अंतर है जहां पीने का साफ पानी और साफ शौचालय नहीं है। ये उस फ्रस्ट्रेटेड और ओवरबर्डन टीचर की कहानी है जिसे पढ़ाने के अलावा दुनिया भर के गैर शैक्षणिक काम सौंप दिए जाते हैं। मतलब ये कोई गणित की गलती नहीं है? नहीं, अर्थशास्त्र की भाषा में इसे स्ट्रक्चरल हेजिटेशन कहा जाता है। स्ट्रक्चरल हेजिटेशन? हाँ, यानी एक तरह की ढांचागत हिचकिचाहट। ये दिखाता है कि सिस्टम के अंदर से कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर प्राथमिकता की भारी कमी है। मतलब बड़े बड़े मंचों से बातें तो बहुत क्रांतिकारी की जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन जब बजट सेशन में तिजोरी खोलने की बारी आती है ना, तो हाथ अचानक पीछे खिंच जाते हैं। हमेशा कोई ना कोई ऐसा काम निकल आता है जो शिक्षा से ज्यादा जरूरी और दिखने वाला लगता है। लेकिन हम चलिए हमेशा की तरह थोड़ा तो पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, अच्छा, चलिए देखते हैं। हमारे रिसर्च पेपर्स में ये भी तो साफ साफ लिखा है कि स्कूलों में एनरोलमेंट यानी दाखिले के नंबर तो लगातार बढ़ रहे हैं। कागजों पर ही सही, ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूलों में रजिस्टर तो हो रहे हैं। ये तो एक अच्छी बात है ना? लगता है यहाँ किसी को सन्नाटा बहुत ज्यादा पसंद है। सन्नाटा? स्कूलों में सन्नाटा? इसका क्या मतलब हुआ? हमारे स्रोत जमीनी हकीकत की जो तस्वीर पेश कर रहे हैं वो किसी हॉरर फिल्म के प्लॉट जैसी है। मतलब सुनिए, पिछले केवल 5 सालों के अंदर 18,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। क्या? 18,000? हाँ, और जरा इस आंकड़े पर गहराई से गौर कीजिए। 5,000 से ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल आज भी मौजूद हैं जहां छात्रों की संख्या 0 है, 0। एक मिनट, मतलब जरा इस दृश्य के बारे में सोचें। एक पीले रंग की नई पुती हुई स्कूल की बिल्डिंग है। सरकार ने वहां एक टीचर की नियुक्ति कर रखी है। वो टीचर रोज सुबह आता है, अपनी कुर्सी पर बैठता है, शायद चाय पीता है और बस खाली ब्लैक बोर्ड और दीवारों को घूरता रहता है। और छत का पंखा चल रहा है, लेकिन सामने कोई बच्चा नहीं है। कोई गेट के अंदर कदम नहीं रखता। स्रोत की एक लाइन याद आ रही है, सन्नाटे का बेहतरीन इस्तेमाल। सच में ये तो बहुत ही शांतिपूर्ण लर्निंग एनवायरनमेंट है। और जरा इस पूरी स्थिति की विडंबना देखिए। हम दुनिया के एक ऐसे देश की बात करें जहां युवाओं और बच्चों की आबादी सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। और उसी देश में हजारों स्कूल बिना बच्चों के भूतों के बंगले की तरह खाली पड़े हैं। इसे घोस्ट स्कूल कहा जा रहा है। घोस्ट स्कूल। तो क्या ये संसाधनों की कमी है? नहीं, ये कोई संसाधनों या ईंट पत्थर की कमी का मामला नहीं है। इसे सिस्टम का पूरी तरह से अलाइनमेंट बिगड़ना कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। या तो स्कूल ऐसी जगहों पर बना दिए गए हैं जहां बच्चे ही नहीं हैं, महज कोई टेंडर पास करने के लिए। ओह, अच्छा। या फिर, और जो ज्यादा डरावना सच है, कि उन स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि सबसे गरीब परिवार भी, जिनके पास खाने को मुश्किल से पैसे होते हैं, वो भी अपने बच्चों को उस सरकारी स्कूल में भेजने से कतराते हैं। ओके, मजाक और रोस्टिंग अपनी जगह है, लेकिन ये वाकई दिल दहला देने वाला मुद्दा है। बिल्कुल है। तो चलिए उन स्कूलों की बात करते हैं जो घोस्ट स्कूल नहीं हैं, जो बच्चे असल में स्कूल जा रहे हैं, जहां सन्नाटा नहीं है। क्या वो सच में कुछ सीख रहे हैं? और यहीं से शुरू होता है हमारा असली लर्निंग क्राइसिस, यानी सीखने का संकट। आंकड़े एक बहुत ही भयानक सच सामने लाते हैं। कक्षा 3 के केवल 23.4% छात्र ही कक्षा 2 की किताब ठीक से पढ़ सकते हैं। बाप रे, केवल 23%? हाँ, जरा सोचिए, एक बच्चा 3 साल से स्कूल जा रहा है
और वो अपने से 1 साल छोटी क्लास की किताब नहीं पढ़ पा रहा है। ये तो बहुत ही चिंताजनक है। और कोविड महामारी के बाद तो ये स्थिति और भी बदतर हो गई है। लर्निंग पॉवर्टी यानी सीखने की दरिद्रता 70% तक बढ़ गई है। 70%? इसका मतलब क्या है जमीनी स्तर पर? इसका मतलब ये है कि 10 साल का एक बच्चा एक बस के रूट का साधारण सा बोर्ड नहीं पढ़ सकता। बच्चे स्कूल के बिल्डिंग के अंदर शारीरिक रूप से मौजूद तो है, हाजिरी रजिस्टर में उनका नाम भी दर्ज हो रहा है, लेकिन उनके दिमाग तक शिक्षा का एक कतरा भी नहीं पहुंच रहा है। तो ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि क्या हम सच में एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित कर रहे हैं? वही तो। या फिर सिर्फ उन्हें सुबह से दोपहर तक स्कूलों में बिठाकर उनका एक बहुत बड़ा डे केयर चला रहे हैं? बिल्कुल सही कहा। ताकि वे बस कहीं व्यस्त रहें, सड़क पर ना घूमें और उनके माता पिता काम पर जा सकें। यह तो एजुकेशन के नाम पर सिर्फ एक इल्यूजन यानी भ्रम पैदा किया जा रहा है। ये बहुत ही सटीक और चुभने वाला विश्लेषण है। देखिए, जब कोई बच्चा सालों तक लगातार स्कूल जाए, अपना समय दे और फिर भी एक सामान्य सा वाक्य न पढ़ पाए या बुनियादी गणित न कर पाए, तो हम उसे शिक्षा देना नहीं कहते। तो क्या कहते हैं? हम उसे केवल एक दिनचर्या में बांधना कहते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग से कहीं गहरी और गंभीर समस्या है। ये शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ हमारी नीयत दोनों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन एक बात बताइए, जब बच्चा तीसरी कक्षा में होकर दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पाता, तो माता पिता हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठते होंगे? बिल्कुल नहीं। वे इस टूटे हुए सिस्टम को देखते हुए कोई ना कोई विकल्प या जुगाड़ तलाशी लेते होंगे, है ना? एकदम सही। मानव स्वभाव है कि जब मुख्य व्यवस्था फेल हो जाती है तो लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं, लेकिन वो विकल्प मुफ्त नहीं होता, उसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सही कहा। और आंकड़ों के अनुसार ये कीमत मिडिल क्लास और गरीब परिवारों की कमर तोड़ रही है। बिल्कुल। आज शहरी परिवार शिक्षा पर ग्रामीण परिवारों की तुलना में 9 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। बाप रे, 9 गुना। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग हर 3 में से एक छात्र आज किसी न किसी प्राइवेट कोचिंग या ट्यूशन पर निर्भर है। ये तो एक पूरी समानांतर व्यवस्था बन चुकी है, एक पैरेलल सिस्टम। असल में अगर हम इन आंकड़ों के पीछे छिपी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को समझे ना, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि समाज का अब मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के सरकारी सिस्टम पर से पूरी तरह से भरोसा उठ चुका है। जो कि बहुत दुखद है। बहुत दुखद है, क्योंकि विकास का असली और बुनियादी मतलब तो ये होना चाहिए था कि एक बेहतरीन गुणवत्ता वाली शिक्षा सबको समान रूप से मिले, चाहे वो बच्चा किसी भी आर्थिक वर्ग से आता हो। हाँ, शिक्षा को समाज में समानता लाने वाला सबसे बड़ा टूल माना गया था। लेकिन आज क्या हो रहा है? गुणवत्ता वाली शिक्षा एक लग्जरी बन गई है। लोग अपनी मेहनत की कमाई से भारी पैसा खर्च करके एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर रहे हैं। मतलब विडंबना देखिए, पहले एक आम नागरिक अपनी सैलरी से टैक्स भरता है ताकि सरकारी स्कूल चल सकें और शिक्षकों को वेतन मिल सके। और फिर उसी सरकारी स्कूल की नाकामी और कमियों को पूरा करने के लिए वो अपनी जेब से ट्यूशन और प्राइवेट कोचिंग की भारी भरकम फीस भरता है। सही बात है। ये तो आम आदमी पर दोहरी मार हो गई। और देखिए, ये दोहरी मार सिर्फ वही सह सकता है जिसकी जेब में थोड़ा बहुत पैसा हो। बिल्कुल। जिसके पास ये सुविधा नहीं है, जो इस पैरेलल सिस्टम का खर्च नहीं उठा सकता, वो उसी टूटे हुए सन्नाटे से भरे घोष स्कूल वाले सिस्टम में हमेशा के लिए फंसा रह जाता है। और यहीं से समाज में अमीर और गरीब के बीच की वो खाई और ज्यादा चौड़ी होने लगती है, जिसे पाटने का काम असल में इसी शिक्षा व्यवस्था को करना चाहिए था। ये बात सच में बहुत गहराई तक सोचने पर मजबूर करती है। और अब इस चर्चा के सबसे संवेदनशील लेकिन सबसे जरूरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। बताइए। प्राथमिकताएं। हमने भी देखा कि एक तरफ हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं, टीचर्स के पास सपोर्ट नहीं है और शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। जी। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही स्रोत के आंकड़े एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। कुछ राज्यों में धार्मिक और मंदिर विकास परियोजनाओं पर 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। भव्य कॉरिडोर बन रहे हैं। हाँ, इसके अलावा कई धार्मिक संस्थानों को सालाना सैकड़ों करोड़ का दान भी मिल रहा है। ये एक बहुत ही अजीब सा कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है। बात करनी होगी। वो तो है। ये बहुत जरूरी है कि ये चर्चा किसी मंदिर बनाम स्कूल की साधारण या सतही बहस में तब्दील ना हो जाए। ये दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ किसी एक चीज को पूरी तरह से सही और दूसरी को पूरी तरह से गलत नहीं ठहरा रहे हैं। दोनों का अपना अस्तित्व और महत्व है। सही कहा, क्योंकि हमें ये तथ्य भी नहीं भूलना चाहिए कि कई धार्मिक संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा और सकारात्मक योगदान देती हैं। हाँ, वो भी देश भर में स्कूल, कॉलेज और चैरिटेबल अस्पताल चलाती हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात,
जो दान मंदिरों या धार्मिक स्थलों को मिलता है वो अक्सर लोगों का अपना निजी पैसा होता है, जो पूरी तरह से स्वैच्छिक और उनकी गहरी व्यक्तिगत आस्था पर आधारित होता है। उस दान पर या आस्था पर सवाल उठाने का किसी को कोई हक नहीं है। तो फिर असली पेंच कहाँ फंसा है? मतलब अगर दान व्यक्तिगत है तो समस्या क्या है? असल मुद्दा राज्य यानी स्टेट की प्राथमिकताओं और एक समाज के रूप में हमारे सामूहिक मूल्यों का है। अच्छा। बात यह है कि जब बड़े स्तर पर नीतियां बनती हैं, जब टैक्स पेयर का पैसा एलोकेट होता है, तो सबसे पहले फंड, ध्यान और ऊर्जा कहाँ जाती है? ये दिखाता है कि एक समाज के रूप में हम भविष्य को लेकर कितने गंभीर हैं। मैं समझ रहा हूँ। चलिए इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक घर है। हम उस घर के बाहरी हिस्से को रंग रोगन करने में, उस पे शानदार इटालियन मार्बल लगाने में और महंगी लाइटिंग करने में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं ताकि बाहर से सड़क से गुजरने वालों को वो घर बहुत भव्य और आलीशान लगे। लेकिन उसी घर के अंदर जो नींव है उसमें दीमक लग रही है, दरारें आ रही हैं और हम उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बहुत गहरी बात है। मतलब हम दिखने वाले प्रतीकों पर यानी मॉन्यूमेंट्स पर तो खूब फोकस कर रहे हैं, लेकिन क्या हम गहराई में जाकर सोचने वाले दिमाग यानी माइंड्स बना रहे हैं? बहुत ही सटीक एनालॉजी है। देखिए, एक विकासशील समाज को अपने सफर में हमेशा इस बात का कड़ा चुनाव करना पड़ता है कि वो अपना सबसे ज्यादा समय, अपना बजट और अपनी ऊर्जा कहाँ लगाता है। दिखने वाले ढांचों का, स्मारकों और मॉन्यूमेंट्स का अपना एक सांस्कृतिक महत्व है। वे हमारी पहचान और भावना से जुड़े होते हैं। बिल्कुल होते हैं। लेकिन एक देश की दीर्घकालिक क्षमता, जिसे हम लॉन्ग टर्म कैपेसिटी कहते हैं, वो केवल और केवल उन नागरिकों से बनती है जो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, जो इनोवेशन कर सकते हैं और जो भविष्य की जटिल समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम जानबूझकर सोचने वाले दिमाग नहीं बनाना चाहते? देखिए, मेरी एक थ्योरी है और ये थ्योरी दुनिया भर के इतिहास पर आधारित है। क्या थ्योरी है? बात यह है कि एक अच्छी, सच्ची और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहुत खतरनाक होती है। खतरनाक? शिक्षा खतरनाक कैसे हो सकती है? हाँ। क्या आप ये कह रही हैं कि सिस्टम जानबूझकर शिक्षा को कमजोर रख रहा है? लेकिन अगर हम अपनी वर्कफोर्स को अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा रखेंगे तो हम ग्लोबल सुपर पावर कैसे बनेंगे? ये भी सही है। विदेशी कंपनियां तो यहाँ सिर्फ सस्ती लेबर के लिए आएंगी, हाई एंड इनोवेशन या रिसर्च के लिए नहीं। कोई भी समझदार सरकार अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? आपका तर्क बिल्कुल सही है और मैं ये नहीं कह रही कि कोई किसी अंधेरे कमरे में बैठकर कोई फिल्मी साजिश रच रहा है कि चलो स्कूलों को बर्बाद कर दें। तो फिर क्या बात है? लेकिन ना, सत्ता और व्यवस्था का एक बुनियादी स्वभाव होता है। कोई भी व्यवस्था ऐसे नागरिकों से बहुत असहज महसूस करती है जो हर बात पर क्यों और कैसे पूछने लगे। सच्ची शिक्षा सवाल पूछने वाले दिमाग तैयार करती है और जो दिमाग सवाल पूछते हैं वो जवाबदेही मांगते हैं। सही बात है। वे पूछेंगे कि अस्पताल में बेड क्यों नहीं है या रोजगार के अवसर क्यों घट रहे हैं। शिक्षित और क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोगों को आसानी से किसी भी बहकावे में नहीं लाया जा सकता, ना ही उन्हें झूठे नैरेटिव या जज्बाती कहानियों में उलझाया जा सकता है। स्मारकों और भावनात्मक नारों के जरिए लोगों की भीड़ को एक दिशा में मोड़ना और उन्हें नियंत्रित करना बहुत आसान होता है। इसके उलट एक स्वतंत्र रूप से सोचने वाले, अच्छी तरह से शिक्षित दिमाग को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल और थका देने वाला काम है। बिल्कुल। इसीलिए सरकारें अक्सर उन चीजों पे ज्यादा निवेश करती हैं जो तुरंत दिखाई देती हैं और जो आसानी से भावनाएं जगाती हैं। मतलब विकास की सड़क हमेशा सीधी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। कभी कभी ये पूरे आत्मविश्वास के साथ बस गोल गोल घूमती रहती है और हम उस गाड़ी में बैठकर ये सोचकर खुश होते रहते हैं कि हम बहुत तेज भाग रहे हैं, जबकि असल में हम बस चक्कर काट रहे होते हैं। और यही वो स्ट्रक्चरल हेजिटेशन है जिसकी बात हमने चर्चा की शुरुआत में की थी। हाँ। नीतियां बनती हैं, कमिटियां बैठती हैं, कागजों पर विजन डॉक्यूमेंट्स बहुत शानदार लगते हैं, लेकिन जब उन्हें जमीन पर उतारने की, असली और गहरा बदलाव लाने की बारी आती है तो फोकस बहुत ही खामोशी से कहीं और शिफ्ट हो जाता है। तो इस विस्तृत विश्लेषण का निचोड़ क्या है? मतलब अगर हम इन तमाम आंकड़ों, आर्टिकल्स और रिसर्च को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर कुछ यूं बनती है कि किसी भी राष्ट्र का पतन या कमजोर होना कोई अचानक होने वाली धमाके वाली घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं होता कि एक दिन अचानक सोकर उठें और देश 20 साल पीछे चला गया हो। नहीं, राष्ट्रों का पतन कभी शोर मचाकर नहीं होता। ये एक बहुत ही धीमी और अक्सर बेहद खामोश प्रक्रिया होती है।
हाँ, ये रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत धीरे धीरे होता है। हाँ, ये तब होता है जब चुपचाप किसी गांव या कस्बे में कोई एक स्कूल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। सही कहा। ये तब होता है जब एक होनहार बच्चा, जो शायद आगे चलकर कोई महान वैज्ञानिक या डॉक्टर बन सकता था, हालात की वजह से पढ़ाई छोड़ देता है। जब एक होनहार टीचर सिस्टम से निराश होकर अपनी नौकरी छोड़ देता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ठीक उसी समय कहीं और एक बहुत ही भव्य ढांचे का उद्घाटन हो रहा होता है, जिसका खूब जोर शोर से जश्न मनाया जाता है। और वो भव्य जश्न उस खामोश पतन के शोर को पूरी तरह से दबा देता है। बिल्कुल। हमारे आज के इन तमाम स्रोतों का सबसे मजबूत और कड़वा निष्कर्ष यही है कि एक विकासशील देश असल में तभी आगे बढ़ता है, तभी सही मायनों में ग्रो करता है, जब वो दिमाग बनाता है। अगर कोई देश सिर्फ और सिर्फ स्मारक बनाने में ही अपनी सारी ऊर्जा, पैसा और समय लगा देता है, तो वो बस इतिहास के एक पन्ने पर एक ही जगह ठहर जाता है, वो स्टैग्नेट हो जाता है। एकदम सही। ये एक बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है। और आज के इस चर्चा को खत्म करने से पहले ना, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सुनने वालों को गहराई से विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल। हमारी जो शुरुआती एनालॉजी थी, वो स्मार्टफोन और ऑपरेटिंग सिस्टम वाली, जरा उसे याद रखिए। और जरा एक ऐसे लोकतंत्र के भविष्य की कल्पना करें जहां नागरिक एक बहुत ही भव्य, करोड़ों रुपए की लागत से बने स्मारक के सामने खड़े होकर उसकी ऊंचाई और सुंदरता की तारीफ तो खूब कर सकते हैं, लेकिन उस स्मारक के ठीक नीचे लगी पीतल की पट्टी पर जो उनका खुद का इतिहास लिखा है, उसे पढ़ने की काबिलियत ही नहीं रखते। ये वाकई एक बहुत ही चुभने वाला लेकिन आज के समय का सबसे जरूरी सवाल है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में क्या विरासत छोड़कर जा रहे हैं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। कुल मिलाकर हम पूरी दृढ़ता के साथ यही कह सकते हैं कि शिक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हाँ। कम से कम कागजों पर तो है ही। हाँ, और सब कुछ एकदम बढ़िया है, पूरी तरह कंट्रोल में है। बिल्कुल। जब तक कोई खड़े होकर ज्यादा मुश्किल सवाल ना पूछ ले। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो सवाल पूछते रहिए, अपने आसपास के सन्नाटे को नोटिस करते रहिए और अपने अंदर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखना मत भूलिएगा। सही कहा। अगली बार एक नए विषय और एक नई गहन चर्चा के साथ फिर मिलेंगे।